हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स जो आप ट्रैक कर सकते हो हर महीने आपकी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, वो हमने डिस्कस किए थे। हमारे हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि हम बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उनके पीछे के जो मिसकंसेप्शंस है उनके ऊपर काम कीजिए करें। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स। और सेल्स के अराउंड तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। मेरा 15 साल का सेल्स का करियर रहा हुआ है और इस 15 साल में मैंने इतने लोगों से बात करी है और हर एक को सेल्स के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है वो अलग अलग है। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे मिसकंसेप्शंस जो अक्रॉस द टेबल, आप कहीं पे भी जाइए, ये 4 मिसकंसेप्शंस हमेशा होती है और दीज आर द मिसकंसेप्शंस जिसकी वजह से आप सेल्स के ऊपर काम करने के लिए डीमोटिवेट होते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरे पूरे करियर में एक ऐसी चीज़ हमेशा मेरे लिए काम आई हुई है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो बिल्कुल सिंपल है, जिसका यूटिलाइजेशन आज से आप, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप आज से कर सकते हो। वो चीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका एक मेरा जो फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम लोग काम करते थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो पहली मिसकंसेप्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेल्स और मार्केटिंग ये बिल्कुल सेम होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मार्केटिंग वो सारी चीज़ें होती है जो आपके बिजनेस को कस्टमर तक ले जाती है या आपके कस्टमर्स को आपके बिजनेस तक आकर्षित करती है। तो इनमें आपके ट्रेड शोज़ हो गए, आपके इवेंट्स हो गए, आपके नेटवर्किंग मीटअप्स हो गई, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके एडवर्टीजमेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग का हिस्सा है। और एक बार कस्टमर ने आपको आप में इंटरेस्ट दिखाया, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपको RFQ दे या RFI जिसे हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कहते हैं, या वो आपके फैक्ट्री में विजिट करने के लिए आए हैं, या उन्होंने आपको उनके ऑफिस में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। ये सारी चीज़ें और इसके आगे का जो काम होता है वो सेल्स में आता है। तो जितने एफर्ट्स आपने कस्टमर को आपकी तरफ आकर्षित करने में लगाए हैं, उतने ही एफर्ट्स, उतना ही सिस्टमेटिक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा इसके आगे भी, उस कस्टमर को जो आज एक सिर्फ प्रोस्पेक्ट है उसको एक फुल फ्लेज कस्टमर उससे ऑर्डर लेने के लिए। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड मिसकंसेप्शन जो है कि सेल्स इज ऑल अबाउट प्राइस। वो निगोशिएशन के बारे में है, अच्छे कम्युनिकेशन के बारे में। जो अच्छे से बोलता है वही कस्टमर को कन्वर्ट कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सेल्स के लिए, बट ये एक छोटा सा हिस्सा है आपके बड़े से सेल्स के अप्रोच में। तो सेल्स एक साइंस है और उसे आपको एक साइंस की तरह, एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। जैसे आपकी फैक्ट्री होती है जहाँ पे आपका एक रॉ मटेरियल का इनपुट होता है, वो मशीन में जाने के बाद उसका एक आउटपुट निकलता है, उस पर काफ़ी सारे ऑपरेशंस होने के बाद एक आउटपुट निकलता है। तो वो जो सारे स्टेप बाय स्टेप आउटपुट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से सेल्स को भी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ अगर आप काम करोगे, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आप काम करोगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेल्स एक नंबर गेम है। तो आप कितने कस्टमर से मिले, आपने कितने कस्टमर्स के RFQ को आपने जवाब दिया, RFQ को जवाब देने के बाद कितने कस्टमर्स ने आपको आगे के लिए डिस्कशन के लिए बुलाया, कितने कस्टमर्स ने आपसे बिजनेस नहीं किया। ये सारी चीज़ों का आपको एक ट्रैक रखना ज़रूरी है। और अगर आप ट्रैक रखोगे, एक अप्रोच फॉलो करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे और कौन सी चीज़ों पे अपने फोकस करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग हम एक डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू अ डिटेल वीडियो ऑन दिस। दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड मिसकंसेप्शन जो है बिजनेस तभी बड़ा होगा जब आपको बहुत सारे और नए नए कस्टमर्स मिलते रहें। देखिए, ये आधा सच है। नए कस्टमर ज़रूरी होते हैं आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, बट आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि नया कस्टमर ढूंढने में, उसको डेवलप करने में
उसके साथ बिजनेस शुरू करने में, उसको सर्विस करने में कॉस्ट लगती है, और ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसके साथ ऑलरेडी आपकी रिलेशनशिप बिल्ट है, जिनको ऑलरेडी आप सर्विस कर चुके हो। उन्हीं को दोबारा सर्विस करना या उन्हीं से बिजनेस बढ़ाना ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि मेरे ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिनको जो पिछले 1-2 साल पहले जिन्होंने मुझसे काम किया था पर अभी काम नहीं कर रहे हैं, आपको उनको अप्रोच करना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। हालांकि ऐसे स्टेजेस आएंगे जहां पे आपको नए कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट जितना बिजनेस आप करंट कस्टमर से ले सकते हो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन, जो कि हर एक कस्टमर ज़रूरी है। हर कस्टमर को आपको हाँ बोलना है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप करोगे अगर आपको एक अच्छा सेल्स पोर्टफोलियो आपका बनाना है। तो आपको कस्टमर्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि कौन से कस्टमर्स आपको ज़्यादा मार्जिन देते हैं, कौन से कस्टमर्स आपको कम मार्जिन देते हैं, कौन से कस्टमर्स आपका पेमेंट रुकवाते हैं, किन कस्टमर्स को आपको एडवांस में पेमेंट लेना है, किन कस्टमर्स को आपको क्रेडिट देना है, या कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी इंडस्ट्री आज बहुत पॉपुलर है, तो आपको उसके लिए उनको प्रायोरिटाइज़ करना है। तो एक ओवरऑल कस्टमर का प्रायोरिटाइजेशन और सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होगा अगर आपके सामने डेटा होगा। और ये डेटा ऐसा नहीं है कि ये डेटा के लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड आईटी का कोई सिस्टम चाहिए। आपके पास अगर एक सिंपल एक्सेल शीट भी है जिसके ऊपर आपने ये समझा हुआ है कि आपका कस्टमर क्या करता है, वो कौन से इंडस्ट्री से आता है, उस इंडस्ट्री की पेमेंट मोड्स कैसी है, उधर मार्जिन्स कैसे है, जैसे आप ये चीज़ों को समझना शुरू करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर्स को आपको कब हाँ बोलना है। तो चलिए, हमने मिसकंसेप्शंस के बारे में तो बात कर ली, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आज आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप आज से शुरू कर सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी फुल्ली टेस्टेड है, ये हमेशा मेरे काम आई हुई है पिछले 15 सालों में, और आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपको भी बहुत फ़ायदा करा के देगी। ओके, तो आपको सबसे पहले तो करना है कि आपको एक एक्सेल शीट बनानी है जिसमें आपको आपके सारे कस्टमर्स नोट डाउन करने हैं जिनके साथ आपने पिछले 1 या 2 साल में बिजनेस किया हुआ है। उनके सामने आपको उनके रेवेन्यू फिगर्स डालनी है कि जितना सेल आपने उनके साथ किया हुआ है। सेकेंड स्टेप, आपको उस रेवेन्यू फिगर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसका मतलब सारे वो कस्टमर्स जिनके साथ सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ वो टॉप पे दिखेंगे, और जिनके साथ सबसे कम सेल हुआ है वो आपको नीचे दिखेंगे। आप जब इस डेटा को देखोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपके 60 to 70% या 70 to 80% जो आपका रेवेन्यू है वो आपको 20 से 30% कस्टमर से आता है। तो मान लीजिए आपका 1 करोड़ का रेवेन्यू है और आपके 10 कस्टमर्स हैं, तो आपको ये दिखेगा कि आपका लगभग 70 से 80 लाख या 60 से 70 लाख जो रेवेन्यू है वो आपको 2 या 3 या 4 कस्टमर्स से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कस्टमर को सेगमेंट करते हो या जो भी आप कस्टमर को एक क्लासीफाई करते हो। तो एक क्लासिफिकेशन का तरीका है, जैसे हम मटेरियल का इन्वेंट्री कंट्रोल में हम ABC एनालिसिस करते हैं, आप उसी तरह इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आप जो टॉप 20 या 25 कस्टमर्स जो आपको दिख रहे हैं आप उन्हें क्लास A के नाम से दे सकते हैं, उसके आगे के 50% को आप क्लास B के नाम से दे सकते हैं, और उसके आगे के कस्टमर्स को आप क्लास C के नाम दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको फेजेस में इन तीनों कैटेगरीज को एक पर्टिकुलर वे में अब आपको क्या करना है, इन तीनों कैटेगरीज को फेजेस में आपको डील करना है। तो सबसे पहला तो आपने काम करना चाहिए कि जो आपके टॉप 20 या 25 कस्टमर्स है या क्लास A कस्टमर्स है, आपको उनको जाके मिलना है, उनसे समझना है, उनसे फीडबैक लेना है और उनसे बिजनेस मांगना है, और ये देखना है कि आप उनसे कितना बिजनेस ले सकते हो। सेकेंड फेज में आपको इन 50% कस्टमर्स के पास जाना है जो जिनके साथ
हो सकता है कि बिजनेस करने का पोटेंशियल एक ख़त्म हो गया हो, या बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल है जिसके ऊपर आप जो वो आपको दे सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपको दे नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ जाके उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है, और उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा कैटेगरी जो है क्लास सी कस्टमर्स, मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल भी उनके साथ काम करना बंद कर देना चाहिए। अगर वो ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको ट्रायल ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि उनमें पोटेंशियल हो। बट अगर वो ट्रायल ऑर्डर नहीं है, वो आपको पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी का दिए जा रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा उनमें जा रहा है और उतना शायद आप रेवेन्यू उनसे कमा नहीं पा रहे हो। हाँ, अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स है जिनमें आपको एक हाई मार्जिन मिल रहा है उनके साथ काम करते हुए, तो समझ में आ सकता है। बट वो हाई मार्जिन के चक्कर में अगर आपकी बहुत सारी मशीन्स या बहुत सारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है और अच्छे बिजनेसेस के लिए आपको कैपेसिटी मिलती नहीं है, तो फिर ये एक नुकसानदायक बात होगी। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ उसमें डेटा भरना है। आप जैसे ही डेटा भरोगे, आपके सामने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगे। उसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में मैंने डिवाइड कर रखा हुआ है, और ए, बी, सी को कैसे अप्रोच करना है वो भी लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा कि आपको इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो अगले हफ्ते का हमारा टॉपिक रहेगा मार्केटिंग के बारे में, और मार्केटिंग का भी एक बड़ा पोटेंशियल होता है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो हमें वो देखना है कि वो हम कितने कम से कम पैसों में कितना अच्छे से अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले हफ्ते के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।